दो दिन की तबाहकुन बमबारी और ट्रंप के ऐलान जंग के बाद तीसरी रात की अचानक खामोशी। पाकिस्तान, कतर और सऊदी अरब की वो पसे पर्दा बड़ी सिफारतकारी कि जिसने अमेरिका और ईरान को बंद कमरे के तकनीकी मुज़ाकरात पर दोबारा मजबूर कर दिया है। 2 दिन तक आसमान से बारूद बरसा और मशरक़ वस्ता में फिर जंग का माहौल बना रहा। अमेरिका ने ईरान पर 90 हमले किए तो जवाब में ईरान ने भी कुवैत, बहरीन और इराक़ में मिसाइल बरसाए, लेकिन मस्बत पेशरफ्त ये हुई है कि तीसरी रात खामोशी से गुजरी है। दोनों तरफ से कोई हमला नहीं हुआ और जंग के अंधेरों के दरमियान अमन की उम्मीद फिर से जाग उठी है। गुज़श्ता रात ईरान के शहरों में एक बार फिर धमाकों की हौलनाक आवाज़ें सुनी गईं, मगर फौरी तौर पर ईरानी हुकाम ने वजाहत दी, कहा कि ये कोई हमला नहीं है बल्कि ईरान के अपने फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की कार्रवाई है। हकीकत यह है कि जब दुनिया एक हौलनाक जंग के दहाने पर खड़ी थी तो पसे पर्दा पाकिस्तान फिर बड़ी सिफारतकारी के लिए मुतहर्रिक था, और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कतर, मिस्र और सऊदी अरब का ग्रुप ऑफ 4 आगे बढ़कर जलती आग को बुझाने और अमन के लिए दिन रात एक करते रहे ताकि खित्ते को बड़ी तबाही से बचाया जा सके, क्योंकि अनकरा में डोनाल्ड ट्रंप बुध को ये ऐलान कर चुके थे कि ईरान के साथ जंगबंदी और मुआहिदा दोनों ही ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन अब अमरीकी हुकाम ये तस्दीक कर रहे हैं कि इस शदीद फ़ौजी कशीदगी और बमबारी के बावजूद पस पर्दा अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी प्रोग्राम पर तकनीकी मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं। अमेरिका का कहना है कि वो अब भी पुरअमन और सिफारती हल्का ख्वाह है, मगर ईरान को जौहरी हथियार किसी सूरत नहीं बनाने देगा। ये सिफारतकारी एक ऐसे वक्त में रास्ता बना रही है कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की तदफीन मुकम्मल हो चुकी है और मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाना है, जो कि तयशुदा मामला था। लेकिन अमन की इन्हीं कोशिशों के बीच इसराइल के ख़तरनाक अज़ाइम अब भी बरकरार हैं। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने खुली धमकी दी है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो ईरान पर पहले से ज़्यादा शिद्दत से हमला करेंगे, और उन्होंने फ़ख्र से ये भी कहा कि हमारी फ़ज़ाइया यमन से लेकर ईरान तक किसी भी जगह को निशाना बना सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान एक टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें ट्रंप ने नेतन्याहू को खलीज की सूरत हाल पर एतमाद पे लिया। नेतन्याहू का इसरार है कि सरहदों पर सिक्योरिटी जोन बरकरार रहेगा, यानी लबनान में मकानों की मस्मारी और यह कब्ज़ा इसराइल हर हाल में बरकरार रखेगा, जबकि इसी बीच इसराइल और भारत के दरमियान क़ुर्बतें बढ़ रही हैं। इसराइली वज़ीर आज़म का भारत से मुतालिक बयान कि अगरचे डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस में इसराइल के सबसे बड़े दोस्त हैं, लेकिन दुनिया में इसराइल के कुछ और भी दोस्त हैं, जिनमें एक छोटा सा मुल्क भारत भी शामिल है, जहाँ इसराइल को ज़बरदस्त हिमायत हासिल है। बढ़ती क़ुर्बत और इस बीच ये सवाल कि क्या मशरक़ वस्ता में मामलात वाकई संभल गए हैं, आर्जी तात्तुल है, या वाकई MOU की जो रूह है वो बहाल हो चुकी है, या ख़तरा अब भी बाकी है, सबको हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन डिटेल। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे शाज़िया चीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया शाज़िया साहिबा। एहतशामुल हक़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहिबा, बुनियादी तौर पर इस वक्त ज़ाहिर है 2 रातें जिस तरह गुजरी हैं, ईरान ने और फिर अमेरिका ने जिस तरह से एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए, हमलों के जवाब भी दिए, ये जो तीसरी खामोश रात है इसमें आप समझती हैं वो जो ग्रुप ऑफ 4 है, पाकिस्तान है, कतर है, मिस्र और सऊदी अरब भी बताया जा रहा है, उसने अपना काम किया और कन्विंस किया है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आया जाए, या ये किसी बड़े तूफ़ान से पहले वाली खामोशी है? वो भी मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो सोर्सेज इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी हकीकत भी ये है कि अमेरिका जब भी एस्केलेशन लैडर के ऊपर पैर रखता है और इसका जवाब ईरान देता है, तो उससे होता ये है कि ईरान जो है उससे 3 या 4 स्टेप आगे की तरफ चला जाता है और फिर उसको दोबारा अमेरिका को रिट्रीट करना पड़ता है। और ये पैटर्न हमें दोहराया जाता हुआ नज़र आता है कि अमेरिका उसमें पहल ज़रूर कर लेता है, एस्केलेट कर लेता है। 80 से ज़्यादा जगहों पे बम्बार्डमेंट की बात हो रही है, या 80 नहीं है तो एटलीस्ट पूरा जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का कोस्टल एरिया जो है, जहाँ जहाँ पे इंस्टॉलेशन है, रेडार सिस्टम है, वहाँ पे हमलों की बात तो हो रही है। लेकिन उसके साथ फिर जब जवाबी हमले होते हैं तो फिर अमेरिका जो है वो बैक फुटिंग पे जाता है, और बैक फुटिंग पे जाके फिर एक स्ट्रेटेजिक पॉज लेता है, और स्ट्रेटेजिक पॉज लेकर फिर ट्रंप जो है वो शायद, अब ये मेरी इमेजिनेशन है कि सर झटकते हैं कि मुझे इस घड़े में दोबारा नहीं कूदना, फिर एपैक और ज़ायनिस्ट लॉबी उनको उठाकर उस घड़े के अंदर डाल देती है। तो मैं मुसलसल डिफरेंट प्रोग्राम्स में यही अर्ज कर रही हूँ कि इस पूरे सिनेरियो में हमें ईरान से ही उम्मीद रखनी चाहिए किसी मैच्योरिटी की, कि एडल्ट इन द रूम सिर्फ ईरान है, और एस्केलेशन के लैडर पे पैर ना रखने से भी ईरान ही रुक सकता है, वरना हमारे लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन है। हम एक चीज़ को साथ लेके चल रहे हैं, हमारे हर किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान जो है उसकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन किसी से छुपी हुई नहीं है,
आज़रबाईजान से उसकी नहीं बनती है, उसके हमसाए हैं, तुर्की का वो नाम ठीक तरह से नहीं लेते, अभी तक भी उनके मीडिया पे ऐसा ही है। रशिया और चाइना के साथ उनके फंक्शनल रिलेशन जो हैं बड़ी मुश्किल से मेंड हुए हैं, और गल्फ के अंदर तो उनको स्ट्रक्चरल थ्रेट बनाकर एक पूरा सिक्योरिटी रैकेट चल रहा था। उसमें पाकिस्तान के इन तमाम ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आई मीन जितना अच्छा कहा जाए उतना कम है। तो हम जहाँ जहाँ जाके अपना डिप्लोमेटिक डिविडेंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उसका जवाब जो है वो ईरान की तरफ उतना कम से कम ईरान साथ देने नहीं। की कोशिश डेफिनेटली कर सकता है। अच्छा, इसमें एहतशाम साहब बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है ये जो पैटर्न की बात करेंगे डॉक्टर साहबा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो ऑप्टिक्स थे, जो विजुअल्स थे तेहरान में, मशहद में, क़ुम में, इन सब को देखते हुए भी वहाँ भी हम जब प्रेशर ग्रुप्स की बात करते हैं वो डेफिनेटली अपना किरदार अदा करते हैं। और ये ईरानी रूट या ओमानी रूट को लेकर बहस पहले दिन से मौजूद थी। आप समझते हैं कि उस प्रेशर ग्रुप ने उन ऑप्टिक्स को, उस अवाम के जम्मे गफ़ीर को ये कन्वर्ट करवाने में वो कामयाब हो गए कि ईरान भी जो है वो कुछ ऐसा करे ताकि दुनिया की तवज्जो वापस है और ईरान जो है वो तनकीद की ज़द में आए, जैसे कि 2-3 दिन से हम देख रहे हैं हो रहा है, इस पर बात हो रही है। देखिए वैद, अभी डॉक्टर साहब कह रही थी कि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन जो ईरान की थी, मेरा ख्याल है वो बड़ी हद तक उनकी फतह अखलाकी हो गई थी, और सारी दुनिया कह रही थी कि ईरान जंग जीत गया है। और मेरा ख्याल है जिस तरीके से बगैर किसी प्रोवोकेशन के, अब देखें जब सुप्रीम लीडर का दफनाने की सारे मरहल से मामला गुजर रहे थे, बगैर किसी प्रोवोकेशन के आपने देखा कि ईरान ने कतर और सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स पे हमला किया। फिर आपने देखा उसके बाद थोड़ा सा जवाब अमेरिका ने दिया, तो उससे बड़ा जवाब इन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन के जो अमेरिकी अड्डे हैं वहाँ पे हमले किए। इस वक्त सख्त तनकीद का निशाना जो है ना वो ईरान बन रहा है। और मेरे लिए बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि ईरान की जितनी सिंपैथी थी ना, ईरान ने ख़त्म की है। अभी देखिए मार्क रूटे जो बड़े सपोर्ट कर रहे थे इनको, नेटो के चीफ जो हैं, उन्होंने भी कल इसके खिलाफ बात की है। अगरचे अंकारा में नेटो कॉन्फ्रेंस में तो कह दिया इन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, कि इट्स ऑल ओवर, लेकिन इत्तलात ये है कि दोनों साइड जो है ना वो MOU को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरी कुछ इत्तलात हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं वैद आपके लिए, कि देखें एक तो ये कि जो 11 तारीख की बात हो रही थी इस्लामाबाद में टेक्निकल मुज़ाकरात की, वो मैंने आपको पिछले कहा था कि अब मेरी इत्तला है कि 14 तारीख को शायद ये शुरू, वैसे पहले इत्तला ही 14 की थी। हाँ जी, कि इसको मिसाक को किसी तरीके से बचाया जाए और लोग इकट्ठे हो जाएं। अब दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं कि पाकिस्तान जो एक न्यूट्रल रोल प्ले कर रहा है, और जिस तरीके न्यूट्रल ब्रोकर का रोल प्ले कर रहा है, तो तीनों, 2 पार्टियां तो थी 3 पार्टियां, चाइना भी शिकायत कर रहा है फील्ड मार्शल से, तो मैं आपको बताता हूँ वो क्या कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, और इधर से जनाब आप देख लें अमेरिका भी कर रहा है। इस सारी कार्रवाई में मुश्ताक पचकियान जो है ना वो फील्ड मार्शल साहब से उन्होंने गिला शिकायत किया कि देखो अमेरिकियों ने ये किया है। मेरी तरह है कि मार्को रूबियो ने फील्ड मार्शल को फ़ोन करके कहा है कि देखें जी ये प्रोवोकेशन के बगैर उन्होंने हमला किया है। चाइना ने जो कहा है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखें जो हमले किए इन्होंने, अपना अमेरिका ने, उन्होंने क्या किया है कि जो ईरान चाइना रेलवे लाइन बन रही है जिसने तुर्कमेनिस्तान से आगे जाना है, उस पर हमला किया है। प्लस उन्होंने जनाब चाबहार जो पोर्ट है उस पर हमला किया है। कि दोनों जो मफादात जो है ना ये अब चाइना के हैं, तो चाइना भी कह रहा है जी ये क्यों किया गया है। तो एस्केलेटर लैडर पे जो लेके गया है इस वक्त, जिसको सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम दिया जा रहा है ईरान को, जिसने सिंपैथी गेन कर लिया लिहाज से, नहीं लोगों को समझ आ रही है ऐसा क्या हुआ। अब 2 बड़ी चीज़ें हैं, चाहे डॉक्टर साहब से बात करें जी। एक बात इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको। देखिए ईरान ने कहा है ऑफिशियली आसिम मुनीर साहब से, हमारे फील्ड मार्शल साहब को, कि हम NPT से बाहर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बॉम्बशेल खबर है। उन्होंने ऑफिशियली कहा है कि हम इससे नेशनल, अब जो प्रोबेशन ट्रीटी है से हम बाहर आ रहे हैं। अब आर्टिकल 10 जो है वो कहते हैं इन्वोक होगा, उसके बाद सूरत हाल किस तरफ जाएगी। तो इस वक्त सवाल ये कि तीनों पार्टियां पाकिस्तान से शिकायत भी कर रही हैं, पाकिस्तान से एतमाद का इजहार भी कर रही हैं। इसलिए पाकिस्तान चाइना कतर को लेके, कतर और सऊदी अरब को लेके पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से 14 तारीख को इस्लामाबाद में लोग इकट्ठे हो जाएं। और ये जो आप इस बातचीत को आगे लेकर चलें। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब बुनियादी तौर पे जब एक MOU हो गया और उस MOU के आर्टिकल 5 को आपने जो है वो पाश किया और हमला भी हो गया, फिर हमले का जवाब भी आ गया, अब जब आप दोबारा बैठते हैं तो यूरेनियम की अफजूदगी पे आप समझती हैं कि बात होगी, या अब तो बात ये होगी, ईरान की कोशिश रहेगी कि वो ये बोले कि जी हमारे रूट को फॉलो करें, अमेरिका ये कहेगा कि हम नहीं फॉलो करते, हम ब्लॉकेट पे जाएंगे, तो वो स्टैंड स्टिल स्क्वायर वन वाली पोजीशन ही रहेगी। टेक्निकल मुज़ाकरात में इटसेल्फ आगे की बात तो नहीं हो रही, अब वो बात हो रही है जो इस वक्त स्टैंडिंग मसला है। बिल्कुल आपने दुरुस्त तरफ इशारा किया है। नो वॉर नो पीस चलेगा। मुज़ाकरात जो हैं ये एक फ्रेमवर्क है, मफाहमती यादाश्त है, 14 पॉइंट्स हैं, 14 कमेटियां बननी हैं, 14 डिफरेंट ग्रुप्स ने बैठकर इन 14 मसाइल को
حل کرنا ہے. ہر مسئلے کے حل کے لیے یہاں پہ کوئی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے, ٹیکنیکل ٹیمز چاہیے ہوتی ہیں. تو اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ 11 کو یا 14 کو یہ بیٹھ کر کسی بھی ایک مرحلے پر آگے چلنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ امریکہ تو جو کچھ بھی اس نے ایم او یو کے اندر سائن کیا ہے ہیزڈلی, جب ان کو ان کے اقتصادی ماہرین نے ان کو بتایا کہ آپ اپنے تیل کے اسٹریٹجک ریزرو جو ہیں ان کو کرٹیکل لائن تک لے آئے ہیں, اور 14 دن کے بعد پوری اکانومی جو آپ نے سپرفیشلی مینوپولیٹ کی ہوئی ہے وہ نوز ڈائیو پہ جائے گی, تو آپ ہوش کے ناخن لیجئے. تو ٹرمپ کو ایک فوراً آف ریمپ چاہیے تھا, ہمارے پاس موجود تھا, ہمیں پتا تھا یہ اسٹریٹجک آف ریمپ ہی ہے, لیکن اس کی مدت اتنی کم ہوگی, اس پہ تھوڑی سی حیرانی ہے. ورنہ یہ تو پتا ہے انہوں نے واپس آنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی ایم او یو کی کلازز کے اگینسٹ انہوں نے ڈفرینٹ کام جو ہیں ریجن میں کرنے شروع کر دیے. ایم او یو کی پہلی کلاز ہے کہ لیبنان کے اندر سے اسرائیل جو ہے وہ انخلا کرے گا, تو امریکن بیک جو ہے ایک عجیب قسم کی شیڈوئی قسم کی ڈیل جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ آف لیبنان اور اسرائیل کی کروا دی ہے. اس کے اندر شرط یہ ہے کہ اسرائیل کا انخلا تب ہوگا جب لیبنان جو حزب اللہ ڈسارم ہوگا. ایئر سینٹ کام جو ہے وہ گلف کے اندر بیٹھ کے کانفرنس کرواتے ہیں 16 کنٹریز کو بلا کے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, ہم اسٹیٹ آف ہرمز کھلوا لیتے ہیں. پھر عمان پہ بیٹھ کے پریشرائز کرتے ہیں جی کہ آپ اسٹیٹ آف ہرمز کا حصہ نہ بنے. اب عمان کا پرابلم یہ ہے اوپن سیز رول کے حساب سے 20 ناٹیکل مائل جو ہے وہ آپ کا اپنا سوورن ٹیریٹری ہوتی ہے کوسٹل کنٹری کی, اور اگلے 20 جو ہیں اس کو بفر زون آپ سمجھ لیں. تو 40 جو ہیں وہ ہر کنٹری کے حصے میں آتے ہیں. اب اتفاق سے اب جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہ بعض مقامات پہ ٹوٹل 42 کلومیٹر تو وائڈ ہے, تو وہ اب عمان اور ایران کے درمیان میں دونوں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں, دونوں کہہ سکتے ہیں جی 20 میری ٹیریٹری ہے, 20 میرا بفر ہے, اور ایران کہہ رہا ہے ایگزیکٹلی. اچھا اس میں ایک چیز شام صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, بنیادی طور پہ وہ جو جے ڈی وینس کا تھا, پھر وہ جو آپ انٹرسٹنگ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیجیے گا, جو جے ڈی وینس کا بیان تھا کہ وہ 60 دن جو ہے وہ آئل ریزروز کو لے کر ہے, ان کا ایک اسٹریٹجک موو ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وہ ادھر ایران کو پمپ کیا کہ اس پہ تیل کی پابندی لگا دی تو وہاں وہ اوپر تک آ جاتا ہے اور اس کے پاس مزید جو ہے وہ ڈرلنگ کا اور اس کو آگے سپلائی کرنے کا راستہ نہیں بچتا, دنیا اپنی تیل سپلائی پوری کرتی ہے. تو یہ تو پہلے دن سے بائی ڈیزائن یہی ہونا تھا, ایران نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا, یہ بڑا ایک عجیب سی صورتحال بن گئی نہیں؟ دیکھیں اس جو ایران کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی بڑے سمجھدار ہیں, ان کے جو بات چیت کرنے والے لوگ ہیں, بڑا ٹائم لیتے ہیں, لیکن اس مسئلے میں جلد بازی کی انہوں نے. ابھی تیزی سے طریقے دیکھیں, انہوں نے اپنا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2 کام کیے. ایک تو انہوں نے بلاکیٹ دوبارہ لگا دیا, اور پھر یہ ہے کہ اپنا ایران کا تیل کی جو اجازت دی گئی تھی سپلائی کو اس کو روک دیا, جو میرا خیال ہے بہت بڑا نقصان ایران کو ہوا. دیکھیں اس میں ایک اور ایلیمنٹ ہے جو اسلام آباد میں سفارتکار بات کر رہے ہیں, بات یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف کے ہارڈ لائنر جو ہے نا انہوں نے اس ڈیل کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. ایک طرف پاسداران انقلاب کی بات ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے اس ڈیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا دل سے. دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ 11 کے قریب کانگریس مین ہیں سینٹ میں اور کانگریس میں, وہ جو ڈائریکٹ جن سے جو اسرائیل کے سپورٹ کرتے ہیں, انہوں نے پوری کوشش کی ریپبلکن ہے کہ کسی طریقے اس کو خراب کیا جائے. اب پریشانی کی بات یہ ہے کہ پاکستان سب سے بات کر رہا ہے کہ بھئی خرابی کہاں پیدا ہوئی. سب لوگ کہتے ہیں جی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, ہم تو تیار ہیں, بات چیت کرنے کے لیے تیار. اب دیکھیں نا وہ جو کہا جا رہا تھا ڈے 1 سے کہ اسپوائلر کا رول انڈیا بھی کرے گا, انڈیا سے زیادہ اسرائیل کرے گا, تو اسرائیل تو لیبنان پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں اس میں کوئکلی ذرا ٹیک چاہتا ہوں کہ یہ اسپوائلر کا رول آپ نہیں سمجھتے کہ عجیب طریقے سے شفٹ بھی ہوا ہے؟ اگر پریشر گروپس کر رہے ہیں تو وہ اسپوائلر کا گروپ دوسری طرف سے بھی جو کہ پہلے ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا یا اس طرح سے حاوی نہیں تھا, اس نے ٹیک اوور کیا اور وہ خراب کر رہا ہے معاملات کو. یہ بالکل ابیاد آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ دیکھیں نا ابھی لوگ اسلام آباد میں جو باتیں کر رہے ہیں وہ الزام پاسداران انقلاب پہ دے رہے ہیں. حکومتی سطح پہ تو حکومت بڑی پریشان ہے کہ یہ جو پولیٹیکل لوگوں سے ہماری بات چیت ہوئی ہے اس کے بالکل خلاف چلے گئے ہیں, کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ جنرل باہدی جو ہیں پاسداران انقلاب کے چیف, تو جن کو کہا جاتا ہے کہ وہی آدمی ہے جو صرف سپریم لیڈر سے مل سکتے ہیں. اور اس میں معذرت کے ساتھ احتشام صاحب, یہ میں ڈاکٹر صاحب کو بھی اس میں انگیج کروں, پہلے دن اس کا اشارہ مجتبیٰ خامنہئی نے دے دیا تھا کہ پزشکیان کے کہنے پہ میں کر رہا ہوں, لیکن بنیادی طور پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اگر ہم اس کو کوئکلی کنکلوڈ کر لیں. بالکل, اور جو آخری رسومات ہو رہی ہیں آیت اللہ خامنہئی کی, وہاں پہ جو سب سے زیادہ لگنے والا نعرہ ہے وہ انتقام انتقام ہے, اور فارسی اور اردو میں اس کو ایک ہی اس میں کہتے ہیں. اور ساتھ میں یہ کہ بہت برے طریقے سے پولیٹیکلی اس کو پلے آؤٹ کیا ہے. میں اشارہ دینا چاہوں گی خاص طور پہ ان قرآن پاک کی آیات کا جو کہ ڈفرینٹ
मुल्कों के लिए पढ़ी गई और जिनका डिफरेंट और ईरान ने वहाँ से अपनी आइसोलेशन में इजाफा किया, अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बताने की हमने कोशिश सऊदी की है। अरेबिया को बहुत ज्यादा उसको कहा हुआ था कि आप जाइए, सऊदी अरेबिया से कहा था, कतर और कुवैत से सामने खड़ा करके किसी को मुनाफिकीन कहना, किसी को इबरत हाँ, वो की जरा थोड़ा सा निशानियां दिखाना, कॉम्प्लेक्स हो गया। और फिर मुझे लगता है वो जो हमने शुरू में बात की कि जो ऑप्टिक्स थे जनाजे के, उनको देखते हुए ईरान पंप हो गया और उसके हार्ड लाइनर्स पंप हो गए। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, एहतिशाम साहब और डॉक्टर साहबा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।